बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम वकास अहमद। होपफुली स्टूडेंट्स आप लोग फाइन होंगे। आज हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का नेक्स्ट लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स, जिसमें हम लोगों ने वाटरफॉल मॉडल एंड इंक्रीमेंटल मॉडल को डिटेल से डिस्कस किया था। आज हमारा नेक्स्ट है टॉपिक प्रोटोटाइपिंग। स्टूडेंट्स, प्रोटोटाइपिंग जो होती है डेवलपर और कस्टमर जो होते हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको डिफाइन करते हैं। इसके बाद एक क्विक डिज़ाइन जो होता है वो कस्टमर के लिए बिल्ड किया जाता है। जो कस्टमर होता है उस डिज़ाइन को वैल्यूएट करता है और उसकी जितनी भी इम्प्रूवमेंट होती है उसको डिस्कस करता है डेवलपर के साथ। इसके बाद ये जो हमारे पास आइटरेटिव फैशन होता है ये तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक हम एक सेटिस्फैक्ट्री जो प्रोडक्ट होता है उसको अचीव नहीं कर लेते। जैसा कि हमारे पास स्टूडेंट्स देखिएगा कि ये डायग्राम बनी हुई है कि जिसमें वैल्यूएशनरी मॉडल जो है प्रोटोटाइपिंग कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन के बाद हमारे पास एक कुछ प्लान किया जाता है। प्लान के बाद हम उस प्लान को का जो डिज़ाइन होता है उसको डेवलप करते हैं। डिज़ाइन के बाद हमारे पास प्रोटोटाइप होता है। प्रोटोटाइप के बाद हम लोग उसको डिप्लॉयमेंट करते हैं और उसका फीडबैक देते हैं और हमारा जो प्रोजेक्ट होता है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद है कि हमारे जो ये जो डेवलपमेंट होती है, इस डेवलपमेंट में हमारी प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हो सकती हैं, जिसमें हमारा जो प्रोसेस होता है वो विजिबल नहीं होता। फर्स्ट प्रॉब्लम तो ये है। इसके बाद सेकंड इज कि हमारा जो स्ट्रक्चर होता है सिस्टम का वो भी बहुत पुअर होता है और इसके लिए हमें कुछ स्पेशल स्किल्स जो होती हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं कि जिस लैंग्वेज में हम लोगों ने प्रोटोटाइप को डेवलप करना है, बिल्ड करना है, वो हमारे पास कोई स्पेशल लैंग्वेज होनी चाहिए जिसमें हम रैपिडली प्रोटोटाइप जो है उसको बिल्ड कर सकें। इसके बाद हम लोग स्मॉल और मीडियम साइज के इंटरैक्टिव सिस्टम जो होते हैं उनके लिए इसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो लार्ज सिस्टम्स होते हैं उनके कुछ पार्ट्स के लिए हम लोग इस प्रोटोटाइपिंग को यूज कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने यूजर का इंटरफेस जो है वो बिल्ड करना है तो उसके लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। इसके साथ हमारे पास जो शॉर्ट लाइफ टाइम सिस्टम्स होते हैं उनके लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ये प्रोटोटाइपिंग के हमारे सामने डायग्राम है कि जिसमें हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हैं। रिक्वायरमेंट्स के बाद हमारे पास डिजाइन बिल्ड होता है। डिजाइन के बाद हमारे पास वैल्यूएशन, वैल्यूएशन के बाद रिफाइनमेंट के बाद अगर हमने चेंजिंग करनी हो तो दोबारा हम क्विक डिजाइन की तरफ आते हैं। अदरवाइज हमारा जो प्रोजेक्ट होता है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं प्रोटोटाइपिंग मॉडल्स में कि कस्टमर जो होता है चूंकि ओवरऑल जितनी भी हमारी वर्किंग होती है उसको रिव्यू कर रहा होता है, उसको देख रहा होता है। इसमें उसकी जो एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं टाइम डिलीवरी की वो बहुत शॉर्ट होती हैं, जिससे हमारे डेवलपर पे एक प्रेशर जो होता है वो आ जाता है, जिसमें वो शॉर्टकट्स को और जो हमारी क्वालिटी और मेंटेनेबिलिटी होती है उस पर फोकस नहीं करता, बल्कि वो उसको जल्दी से जल्दी जो है वो कंप्लीट करने की जो है वो कोशिश करता है। और इसके साथ हमारे पास इनएफिशिएंट जो एल्गोरिथम्स होते हैं और इनएफिशिएंट जो टूल्स होते हैं, इनएप्रोप्रिएट जो टूल्स होते हैं उनको यूज करता है, जिससे हमारी सिस्टम की जो क्वालिटी होती है और मेंटेनेबिलिटी होती है, एनहेंसमेंट होती है, उस पे अफेक्ट आता है। इंटीग्रेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें हम लोग बेस करते हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग रीयूज करते हैं कुछ कंपोनेंट्स को। पहले से हमारा कोई सॉफ्टवेयर बना होता है कि फॉर एग्जांपल हम बिजनेस सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो अक्सर डेवलपमेंट करते रहते हैं उनकी। तो कुछ हमारे बिजनेस सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं कि जिनकी रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो सेम होती हैं। तो हमारे पास जो एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स होते हैं, जो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, हम लोग उनको रीयूज कर लेते हैं, जिनको हम लोग ऑफ द शेल्फ भी बोलते हैं। चूंकि ये हमारे पास जो रीयूज करना है ये एक स्टैंडर्ड अप्रोच बन चुकी है, जिसमें हमारे पास बिजनेस सॉफ्टवेयर जो पहले से डेवलप होते हैं हम लोग उनको इजीली यूज कर सकते हैं। और हमारे पास जितने भी रीयूज वाले कंपोनेंट्स होते हैं, हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, उनके थ्रू हम लोग अपने सिस्टम को कॉन्फ़िगर करते हैं। जितने भी हमारे यूजर की फंक्शनैलिटी होती है, रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उस अकॉर्डिंग उसके रिक्वायरमेंट्स के हम लोग उसकी जो फंक्शनैलिटी होती है उसको बिल्ड करते हैं। जैसा कि ये हमारे सामने डायग्राम भी है कि यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बना हुआ है, ये हमारे पास अवेलेबल है, तो हम लोग कंपोनेंट्स जो अवेलेबल है इनको रीयूज करके दोबारा से उसमें चेंजिंग करके जो इंटीग्रेट सिस्टम जो है उसको डेवलपमेंट कर लेते हैं, रीयूज कर लेते हैं जो भी हमारे पास पहले से सॉफ्टवेयर मौजूद होता है। इसके बाद है कि हमारे पास इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। एडवांटेज की बात करें तो हमारे पास जो
सॉफ्टवेयर की अप्रोच होगी, रिड्यूस कॉस्ट आ जाएगी इसमें, कि सबसे कम हमारे पास इसकी कॉस्ट और रिस्क होगा। कि मेन चीजें ही दो होती हैं हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, कि एक कॉस्ट और एक रिस्क, कि जो हम सॉफ्टवेयर बिल्ड कर रहे हैं इसमें रिस्क कितना है, उसकी कॉस्ट कितनी है, तो वो इसकी जो होती है वो कम हो जाती है। इसके बाद सॉफ्टवेयर की जो डिलीवरी होती है वो फास्टर हो जाती है। अगर डेवलपमेंट हम डिसएडवांटेज की बात करें, तो इसमें हमारे पास जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो जो उन पे कंप्रोमाइज करना पड़ता है, और जितनी भी हमारी कस्टमर की रियल नीड्स होती हैं वो में भी हम लोग उसको ना प्रोवाइड कर सकें, चूंकि हम लोग रीयूज कर रहे हैं, तो रियल नीड्स हम का इफेक्ट भी हो सकता है कि जिसमें हम लोग उसको सारी की सारी ना प्रोवाइड कर सकें। इसके बाद हमारे पास लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर एवेल्युएशन हो सकती है, कि जो हम लोग रीयूज सिस्टम के एलिमेंट्स यूज कर रहे हैं इसमें हमारे पास लॉस ऑफ कंट्रोल एवेल्युएशन का भी अफेक्ट करे। इसके बाद है प्रोटोटाइप डेवलपमेंट में, कि हमारे पास जो प्रोटोटाइप डेवलपमेंट होती है इसमें हमें हमेशा फोकस ऐसे प्रोडक्ट पे करना चाहिए, जिसमें ऐसे एरियाज पे करना चाहिए, प्रोडक्ट के ऐसे एरिया पे फोकस करना चाहिए जो कि हमारे पास पहले से वेल अंडरस्टूड ना हो। इसके बाद हमारे पास जो एरर चेकिंग है और इनकी जो रिकवरी होती है वो प्रोटोटाइपिंग में इंक्लूड जो है वो ज्यादातर नहीं की जाती। इसके बाद हमारे पास जो प्रोटोटाइपिंग होती है इसमें नॉन फंक्शनल जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में हमारे पास रिलायबिलिटी सिस्टम की आती है और सिक्योरिटी आती है, वो इसमें उसमें फोकस नहीं किया जाता, नॉन फंक्शनैलिटी रिक्वायरमेंट्स को प्रोटोटाइपिंग में इंक्लूड नहीं किया जाता। इसके बाद है कि हमारे पास जो प्रोटोटाइपिंग होती है इसमें हमारे पास जितनी भी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, चूंकि उनको डिस्कस किया जाता है, चूंकि सॉरी जो कि हमारे पास नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं इनको डिस्कस नहीं किया जाता। और हमारे पास जो प्रोटोटाइप मॉडल होता है इसमें हमारे पास अनडॉक्यूमेंटेड काम होता है, सारे का सारा वर्क जो होता है अनडॉक्यूमेंटेड होता है। इसके बाद हमारे पास जितनी भी रैपिड चेंज होती है उसको डिग्रेड किया जाता है इसमें। इसके बाद हमारे पास जितनी भी नॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होता है, ये प्रोबेबिलिटी होती है कि वो हम लोग उसको जो है वो अचीव ना कर सके। इसके बाद ये हमारे पास स्पाइरल मॉडल आता है। स्पाइरल मॉडल की बात करें तो ये हमारे पास प्लानिंग है, प्लानिंग के बाद हमारे पास मॉडलिंग आती है, मॉडलिंग के बाद कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के बाद हमारे पास डिप्लॉयमेंट आती है। और हम लोग एक प्लानिंग की बात करें तो इसमें एस्टिमेशन और स्केजुलिंग और रिस्क एनालिसिस ये सारी चीजें प्लानिंग में ही आ जाती हैं, जबकि मॉडलिंग की बात करें तो एनालिसिस और डिजाइनिंग आती है। और कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कोड और टेस्टिंग आती है। टेस्टिंग के बाद हमारे पास डिप्लॉयमेंट की बात करें तो डिलीवरी और फीडबैक जो होता है। इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास चूंकि हर एक लूप बना हुआ है, यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है और यहाँ तक हमारा एक लूप जो होता है वो हमारा कंप्लीट होता है। चूंकि हम लोग एक लूप जो होता है उसको एज अ एक फेज भी लेते हैं। यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो स्पाइरल डेवलपमेंट है इसमें प्रोसेस जो होता है उसको सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी से जो है वो हम लोग विद बैक ट्रैकिंग जो होता है वो रिप्रेजेंट करते हैं, एक हमारा स्पाइरल होता है। जबकि हमारे पास हर जो लूप होता है उसको हम लोग एक फेज से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हमारे पास कोई भी फिक्स फेज नहीं होता, ना ही हमारे पास कोई स्पेसिफिकेशन या डिजाइन होता है, बल्कि वो रिपीट होते रहते हैं हमारे पास। इसके बाद हमारे पास जितने भी रिस्क होते हैं उनको एक्सप्लिसिटली एक्सेस भी किया जाता है और साथ उनको रिजॉल्व भी किया जाता है हर प्रोसेस के थ्रू। इसके बाद हमारे पास ये जो स्पाइरल मॉडल होता है, मिनीफॉल मॉडल जो होता है इसको यूज करता है, और इसमें हमारी जो प्रोटोटाइपिंग होती है उसको साथ साथ हम लोग रिव्यू करते रहते हैं। हर लूप के साथ हम लोग जो लूप को परफॉर्म कर रहे हैं, जितनी भी उस लूप की उस फेज की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इम्प्लीमेंटेशन होती है, उसका डिजाइन होता है, उसको साथ साथ रिव्यू किया जाता है। और हमारे पास जो हर जो लूप होता है इसके जितने भी रिस्क होते हैं उनको साथ ही एनालाइज किया जाता है, उनका एनालिसिस किया जाता है। और हमारे पास जो मेंटेनेंस होती है हर ऑनगोइंग डेवलपमेंट की साथ साथ होती रहती है, कि साथ साथ हमारा जो नेक्स्ट फेज आने वाला है उससे आने वाले हम लोग मेंटेनेंस साथ साथ करते रहते हैं, कि हमारा जो नेक्स्ट फेज आएगा उसकी मेंटेनेंस हमने किस तरह करनी है, उससे पिछले वाला फेज जो है हमने उसकी मेंटेनेंस किस तरह करनी है, तो उसको साथ साथ ही हम लोग डिस्कस करते रहते हैं। इसके बाद बोहम 1988 में उसने स्पाइरल मॉडल जो मॉडल था हमारे पास उसने कपल किया था इसको आइटरेटिव नेचर वाले के साथ और सिक्वेंशियल लीनियर मॉडल के साथ।
जिसमें हमारे पास जो सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट है वो सीरीज ऑफ इंक्रीमेंट में रिलीज की जाती है, कि हम लोग अपने जो डेवलपमेंट है उसको इंक्रीमेंट्स में रिलीज करते हैं। ड्यूरिंग इंक्रीमेंट रिलीज हमारे जो जितने भी हमारे स्टार्ट वाले फेजेस होती हैं, रिलीजेस होती है, उसमें जस्ट ये एक पेपर मॉडल होता है कि सारे का सारा हमारा जो काम होता है वो पेपर बेस्ड वर्क होता है। इसके बाद ये जो हमारा पेपर बेस्ड वर्क होता है, इसके बाद कस्टमर की कम्युनिकेशन, प्लानिंग, रिस्क एनालिसिस और इंजीनियरिंग जो कंस्ट्रक्शन होती है और कस्टमर जो वैल्यूएशन होती है, हम लोग इस फ्रेमवर्क में इन एक्टिविटीज को इंक्लूड करते हैं। इसके बाद हमारे पास जितने भी अदर मॉडल्स होते हैं, इसमें हम लोग पूरी लाइफ में जो हमारे प्रोजेक्ट की पूरी लाइफ होती है, इसमें सारे के फेजेस को रिविजिट करते रहते हैं, अगर उनमें कोई प्रॉब्लम हो तो उसको साथ डिस्कस करते रहते हैं। ये हमारे पास सफारी मॉडल की जो है वो डायग्राम बनी हुई है कि हर फेज पे हर जितने भी हमारे एनालिसिस होते हैं, डिजाइन होते हैं, वो कंप्लीट होते रहते हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है तो यहाँ पे हमारा रिव्यू होता है, एनालिसिस होता है, और एक ही लूप पे यहाँ तक हम लोग सबको कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद सेकंड लूप होता है, इसके बाद थर्ड लूप होता है, तो यहाँ पे हम लोग इसको साथ साथ कंप्लीट करते जाते हैं। स्पाइडर मॉडल सेक्टर्स की बात करें तो हमारे पास सबसे पहला जो सेक्टर है, इसका ऑब्जेक्टिव सेटिंग होती है, जिसमें हम लोग स्पेसिफाई कर लेते हैं कि हमारी ईच फेज की स्पेसिफिकेशन क्या होगी, ऑब्जेक्टिव्स क्या होगी। इसके बाद हमारे सेकंड जो हमारा सेक्टर होता है, इसमें हमारी रिस्क असेसमेंट जो होती है उसको हम लोग रिड्यूस करते हैं और उसकी असेसमेंट करते हैं कि कौन कौन से हमारे पास रिस्क होते हैं। डेवलपमेंट एंड वैलिडेशन की बात करें तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास चीज होती है, कि जिसमें डेवलपमेंट में हम लोग वैलिडेट करते रहते हैं, साथ साथ जितनी भी हमारी फील्ड्स होती हैं उनको साथ साथ वैलिडेट करते रहते हैं। इसके बाद हमारे जो प्लानिंग होती है हर फेज की, उसको रिव्यू करते रहते हैं स्पाइरल में, बाकायदा प्लान के थ्रू हम लोग उसको रिव्यू करते हैं इस स्पाइरल मॉडल में। वैल्यूएशनरी मॉडल की बात करें तो करेक्शन की बात आ जाती है, कॉन्करेंट की बात आ जाती है, जिसमें हमारे पास ये डायग्राम बनी हुई है कि जिसमें हम लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं, कि यहाँ पे हमारे पास जिसमें ये हमारे पास मॉडलिंग एक्टिविटीज हैं और अंडर डेवलपमेंट की तरफ हम लोग मूव करते हैं। इसके बाद अंडर रिव्यू का ऑप्शन होता है, इस पे हम लोग मूव करते हैं। इसके बाद डन की तरफ, और डन के बाद दोबारा अगर हमने उसको करना हो तो प्रोसेस के लिए वेटिंग चेंजेस में चला जाता है और उसको दोबारा से रिवीजन उसकी स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद कंकरेंट इंजीनियरिंग मॉडल जो है, ये हमारे पास एक डिवाइड एंड कंकर अप्रोच होती है, जिसमें हमारे पास प्लान है और हमने अपने प्लान को डिवाइड कर लिया, जिसमें हमारे पास कंपोनेंट ए की लेयर बन गई, इसके बाद कंपोनेंट बी की लेयर बन गई, इसके बाद हमारे पास कंपोनेंट एक्स की लेयर सो ऑन बनती जाती है, और लास्ट में हमारा जो सिस्टम होता है वो पूरे का पूरा इंटीग्रेट हो जाता है, पूरे का पूरा डेवलप हो जाता है। चूंकि ये डिवाइड एंड कंकर अप्रोच के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो इसमें हमारा जो हर टीम वर्क्स होता है, हर कंपोनेंट पे हमारे पास स्पाइरल या इवैल्यूएशनरी अप्रोच होती है वो यूज हो रही होती है, और इसमें हमारे पास इनिशियल प्लानिंग और पीरियडिक इंटीग्रेशन जो होती है वो हर फेज पे हमारे पास यूज हो रही होती है, हम लोग उसको यूज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारा है रैड मॉडल, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल, एक लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल जो अप्रोच है, जो कि हमारे पास शॉर्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को यूज करता है। इसमें हमारे पास कंपोनेंट्स बेस्ड जो कंस्ट्रक्शन होती है वो यूज होती है, और इसमें हमारे पास जो अप्रोच हम लोग यूज करते हैं उसकी प्रोजेक्ट में जो हमारे पास स्कोप होता है, इसमें जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो वेल अंडरस्टूड होती हैं, और हमारा कोई भी जो प्रोजेक्ट होता है इसमें 90 डेज में हम लोगों ने उसको कंप्लीट करना होता है। ये हमारी गारंटी शुदा होता है इसमें कि हम लोगों ने 90 डेज में उसको कंप्लीट करना है। 90 डेज में हम लोग विद इन टाइम, जो है हमारे पास जो टाइम बॉक्स होता है, इसमें हमारे पास सेवरल टीम वर्किंग जो मेंबर्स होते हैं वो काम कर रहे होते हैं, और डिफरेंट हर जो मेंबर होता है डिफरेंट कंपोनेंट्स पे जो है वो काम कर रहा होता है, वर्क कर रहा होता है। इस तरह हम लोगों ने इसको थ्रू 90 डेज जो है इसको कंप्लीट करना होता है। इसमें हमारे पास डिफरेंट टीम होती हैं, जाके फॉर एग्जांपल हमारे पास जो टीम 1 है ये एक कंपोनेंट पे काम कर रही है, दूसरे कंपोनेंट पे, तीसरी थर्ड कंपोनेंट। इस तरह टोटल 90 डेज में हमारा रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट जो मॉडल होता है वो कंप्लीट होता है। ज्यादातर ये ऐसे प्रोजेक्ट के लिए यूज किया जाता है जिसकी जो हमारे शॉर्ट होते हैं, और विद इन 90 डेज हमने उनको कंप्लीट करना होता है। 60 टू 90 डेज का हमारे पास टाइम पीरियड जिनके लिए शॉर्ट होता है उनको कंप्लीट करना होता है, कि हमारे टीम जो हमारी डिफरेंट जो टीम्स में डिवाइड कर देते हैं अपने जितनी भी कंपनी होती है, और हमारे जितने भी हमारे टीम मेंबर्स होते हैं वो हर एक जो होता है वो अपने अपने टास्क पे काम करना स्टार्ट कर देता है। चूंकि लार्ज स्केल प्रोजेक्ट हमारे पास जो रैड होता है, रैपिड एप्लीकेशन होती है, इसके लिए हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्स होते हैं
वो हमें ज़रूरत होती है। इसके साथ हमें ऐसे टूल्स की भी ज़रूरत होती है जिनको हम लोग, जो कि हमारे लिए अवेलेबल हों, जिनको यूज़ करके हम लोग अपना जो प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट करें। इसके बाद हमारे पास जो डेवलपर्स हैं और कस्टमर जो हैं वो कमिटेड होने चाहिए कि हमारे पास जो सॉफ्टवेयर बन रहा है वो फेल भी हो सकता है और 100% जो है वो सक्सेस भी हो सकता है। वो आपस में कमिटेड होने चाहिए, हमारे पास जो डेवलपर है और कस्टमर जो है। ये सूटेबल होता है हमारे पास मैनी प्रोजेक्ट के लिए जो कि हम लोगों ने जिनकी रैपिड डेवलपमेंट करनी होती है। इसके बाद ये स्टिल हमारे पास जो अदर प्रोसेस होते हैं जिसमें कंपोनेंट्स बेस्ड डेवलपमेंट आ जाती है कि हम लोग कंपोनेंट्स जो डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव जो होता है उसको अप्लाई करते हैं। फॉर्मल मेथड्स की बात करें तो हमारे पास जो मैथमेटिकल स्पेसिफिकेशन जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो होती हैं। इसके बाद एस्पेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होती है जो कि हमें प्रोवाइड करते हैं मेथडोलॉजिकल अप्रोच और डिफाइनिंग करते हैं हमारी जितनी भी स्पेसिफिकेशन होती है, डिजाइनिंग होती है और किसी भी हमारी कंस्ट्रक्शन होती है किसी भी एस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंग। ये हमारे पास नेक्स्ट है यूनिफाइड प्रोसेस अप्रोच कि जिसमें हमारे पास इंस्पेक्शन के बाद प्लानिंग, एलेबोरेशन, मॉडलिंग के बाद कंस्ट्रक्शन के बाद हमारी ट्रांजिशन के बाद हमारा प्रोजेक्ट जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। जिसमें हमारे पास डिफरेंट फेजेस होते हैं। जो हमारे फेजेस जो हैं वो ये हैं कि यूनिफाइड अप्रोच में कि हमारे पास रिक्वायरमेंट्स जो है वो यहाँ से लेकर कंस्ट्रक्शन तक जो है वो फ्लो करता है। इसके बाद एनालिसिस होती है, एनालिसिस के बाद डिज़ाइन और डिज़ाइन के बाद हमारी इम्प्लीमेंटेशन का टेस्टिंग के बाद हमारा जो सपोर्ट होती है वो कंप्लीशन की तरफ यहाँ पे कंप्लीट प्रोडक्शन आती है हमारी यहाँ पे। इसके बाद पर्सनल सॉफ्टवेयर प्रोसेस की बात करें तो जिसमें पर्सनल सॉफ्टवेयर प्रोसेस में हम लोग सबसे पहले प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग के बाद हम लोग हाई लेवल डिज़ाइन जो होता है, स्पेसिफिकेशन जो होती हैं उन पे हम लोग जो है वो कंपोनेंट पे प्रोटोटाइप जो डिज़ाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू हमारे पास जो प्लानिंग होती है। इसके बाद जो हमारे पास प्लानिंग हाई लेवल डिज़ाइन आता है उसको रिव्यू करते हैं। रिव्यू के बाद उसकी डेवलपमेंट और डेवलपमेंट के बाद हम लोग उसका पोस्टमार्टम करते हैं कि जितनी भी इफेक्टिवनेस होती है प्रोसेस पे हम लोग उसको डिटरमाइन करते हैं और गाइडलाइन करते हैं कि कौन सी हम लोग इस पे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कौन सी इफेक्टिवनेस जो है हमारी आएगी इम्प्रूवमेंट से। इसके बाद है टीम सॉफ्टवेयर प्रोसेस कि टीम सॉफ्टवेयर प्रोसेस में हमारे पास आमतौर पर कैपेबिलिटी मेच्योरिटी मॉडल जो है वो यूज किया जाता है। जिसमें आमतौर पर हमारे पास 20 तक जो है वो इंजीनियर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो कि काम करते हैं और हमेशा जो है वो सॉफ्टवेयर की इम्प्रूवमेंट पे जो है वो वर्क किया जाता है। और ये हमें जितनी भी हम हाई मेच्योरिटी होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन की, ये उसकी हमारी इम्प्रूवमेंट की तरफ जो है उसकी गाइडलाइन करती है। तो जितने भी हम लोग मॉडल पढ़ चुके हैं तो हम लोग कंक्लूजन इनका निकालें तो हमारे पास वेराइटी ऑफ प्रोसेस मॉडल्स होते हैं। और हर जो मॉडल होता है हमारे पास उसके कुछ अपने एडवांटेज हैं, कुछ अपने डिसएडवांटेज है। अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट की नेचर हम लोग ये सिलेक्ट करते हैं कि हमने किस मॉडल को जो है वो सिलेक्ट करना है और उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने उसको यूज करना है। इसके बाद है कि हम लोग किस तरह किसी प्रोसेस मॉडल को जो है वो चूज करते हैं। अगर तो हम लोगों ने वाटरफॉल मॉडल को चूज करना हो तो इसमें हमारे पास जितने भी इनकॉर्पोरेट करते हैं नोशन ऑफ स्टेजेस होती हैं। इसके बाद फेज रिलीज मॉडल की बात करें जिसमें हमारे पास इंक्रीमेंटल अप्रोच आती है, जिसमें हम एनालिसिस और हमारे पास जितनी भी इंक्रीमेंटल अप्रोच होती है इनिशियल हाई लेवल एनालिसिस होती है उनको इनकॉर्पोरेट करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो स्पाइरल मॉडल होता है इसमें हम लोग प्रोटोटाइपिंग जो रिस्क एनालिसिस होते हैं उनको इनकॉर्पोरेट करते हैं। इवैल्यूएशनरी मॉडल जो होता है इसमें हम लोग हमारे पास अमाउंट ऑफ टाइम जो होता है इसको इनकॉर्पोरेट करते हैं, इसको यूज करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो कंकरेंट इंजीनियरिंग होती है इसमें हमारे पास जो सिस्टम्स होते हैं, ब्रेकिंग सिस्टम जो होते हैं, कंपोनेंट्स जो होते हैं डेवलपमेंट के पैरेलली उनको हम लोग यूज करते हैं। तो आज के लिए हमारा ये लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल को जो है वो कंप्लीट किया है, जिसमें हम लोगों ने रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट को, इसके बाद हम लोगों ने टीम वर्क को, सेल्फ प्रोसेस को के सिंपल हम लोग खुद जो है वो किस तरह किसी प्रोजेक्ट को जो है वो कंप्लीट करते हैं। इसके साथ हम लोगों ने पीछे जो है वो यूज किया है स्पाइरल मॉडल को। स्पाइरल के साथ हमने प्रोटोटाइपिंग को डिटेल से डिस्कस किया है। तो ये हमारे मॉडल से होपफुली स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज।